तो अब हम आ जाएंगे और हम कहेंगे लेक्चर 1 इम्पेयरमेंट। लेक्चर 1 अब सबसे पहले इम्पेयरमेंट का मैं आपको मकसद समझाता हूं। सबकी तवज्जो इधर, मकसद समझेंगे अभी हम, फिर नमाज का ब्रेक लेंगे और फिर बाकी चीजें आके पढ़ेंगे। हर स्टैंडर्ड का मतलब आने का एक मकसद होता है। एक तो होता है कि कंसिस्टेंसी लेकर आना, और एक होता है विंडो ड्रेसिंग, रोकना। इम्पेयरमेंट का भी एक मकसद है। इम्पेयरमेंट क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। ये वो सवाल है जो मुझसे यूनिलीवर के इंटरव्यू में होगा। सर आपके पास इस वक्त सबके पास कैलकुलेटर है? कोई है जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है? चलो मोबाइल तो सभी के पास होगा, मोबाइल सबके पास है ना। अब आपका मोबाइल है, इससे आप बेनिफिट कितने तरीकों से ले सकते हैं? 2 तरीकों से। कौन से? एक तो इसको बेच के, एक तो इसको इस्तेमाल करके। क्या कोई तीसरा तरीका है जिससे तुम इसका बेनिफिट ले सको? या तो बेचोगे या तो इस्तेमाल करोगे, है ना सर। अब इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर है, तुम जो भी करो, लेकिन इस्तेमाल करके बेनिफिट लोगे और बेच के। क्या कोई तीसरा तरीका है? नहीं। अब हमने कहा इस्तेमाल देखो कोई भी होता है। मेरे पास एक लड़का था, मैं कहीं जॉब करता था ना, वो लड़का रोज सुबह लेट है। एक दिन मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा भाई क्या मसला है, तो रोज सुबह लेट क्यों आता है ना ऑफिस? मैंने कहा मुझे पता था ऑफिस में भी मोबाइल पे लगा रहता था। तब मोबाइल पे लगा रहता होगा रात भर। बोलता है सर नहीं, मैं यकीन माने 12 बजे के बाद मोबाइल यूज़ ही नहीं करता। मैंने कहा तो मोबाइल यूज़ नहीं करता, 12 बजे के बाद मिस यूज़ शुरू होता है, सही है। तो सर आप यूज़ करें मिस यूज़ करें, लेकिन मोबाइल यूज़ में आ रहा है, सही है। इसलिए केनेस के पास सर ये एसी है। सपोज करें सर साजिद कपाड़िया आ जाए और उन्होंने कहा कि भैया ये एसी जो है मेरी बुक्स में कितने का है? 50,000 का इस वक्त है। इसकी कैरिंग अमाउंट सर साजिद की बुक्स में कितने की है? आपने कहा सर आपको एक बात बताऊं, ये आपका एसेट जो है ना, ये जो मॉडल है ना, मार्केट में पिट चुका है। आज अगर आप इसको बेचने जाएंगे ना, तो आपको बेचने में मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये क्या होता है अभी बताऊंगा। हमने सर आज अगर आप इसको मार्केट में बेचने जाएंगे ना, तो ये एसेट आपको 40,000 से ज्यादा का नहीं बिकेगा। ऐसा ही है? सही है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? तो इस्तेमाल करने का आपको जो बेनिफिट है उसको हम कहते हैं वैल्यू इन यूज। ये इस्तेमाल करने की सूरत में सर आपको बेनिफिट देगा 35,000। चलो 45 कर देते। कितने का? 45, 45,000। अब आप मुझे बताएं एसेट हम खरीदते क्यों हैं? आके हमें फायदा हो, है ना। अब फायदा 2 ही सूरतों में हो सकता है, या तो एसेट खरीद कर बेच दो, या तो इस्तेमाल करो। ऐसा ही है। हमने कहा साजिद साहब आपकी बुक्स में जो एसेट 50,000 का हो रहा है ना, ये आपको बेनिफिट कितने के दे सकता है? 45,000 के मैक्सिमम। अगर आप इसको, क्या ये 45,000 से ज्यादा के बेनिफिट दे सकता है? नहीं। तो सर आपने एसेट लिया था कि आपको बेनिफिट मिले, आपको बेनिफिट कितने नजर आ रहे हैं? तो 50 के तो ये बेनिफिट दे ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है 5,000 से एसेट के बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी आ गई। तो ये जो 5,000 हैं इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। क्या कहते हैं सर? फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, एसेट हम खरीदते क्यों है? फायदे के लिए। फायदे 2 ही तरीके से, या तो इस्तेमाल करके, या तो हमने कहा बुक्स में अगर एसी 50,000 का आ रहे और बेच करके 40,000 मिलेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो 45,000 तक के आप फायदे लेंगे। तो हमने कहा जब मैक्सिमम एसेट 45,000 के फायदे दे सकता है, तो भाई बुक्स में 50 का क्या कर रहा है? 5,000 से एसेट क्या हो गया? इम्पेयर हो गया। तो अब यहां पर आप अपने पास इम्पेयरमेंट को 1 लाइन में लिख लेंगे। एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी। सर एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को मैं प्यार से क्या कहता हूं? इम्पेयरमेंट। मुझसे यूनिलीवर का पहला इंटरव्यू था,
पहला नहीं दूसरा, उनका हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट फाइनेंस डायरेक्टर CFO बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे पूछा हमें इम्पेयरमेंट ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे हम इंजीनियर हैं। तो मैंने यही बातें कर दी। मैंने कहा सर ऐसे इम्पेयरमेंट एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में सही है कमी, रिडक्शन इन एसिड एबिलिटी टू प्रोवाइड बेनिफिट। बोला अच्छा और एक्सप्लेन करो। तो मैंने यही बता दिया सर ऐसी ऐसी की एग्जांपल। मैंने ना एक वर्ड यूज़ कर दिया, मैंने वर्ड यूज़ कर दिया फेयर वैल्यू। उन्होंने कहा 1 मिनट आसान, तुमने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, एक गलती कर दी क्या? मतलब तुमको हमने कहा कि तुम्हें इंजीनियर को समझाना है, इंजीनियर को फेयर वैल्यू का मतलब नहीं पता, उसको बोलो मार्केट वैल्यू। फिर मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था, उसमें मुझे पूछा कि हमें IAS 12 है यूँ समझाओ जैसे कि हम इंजीनियर हैं। तो मैंने कहा यार पता नहीं इंजीनियर की क्यों, मैं मतलब क्या चाह रहे हैं। तो बाद में पता चला मुझे डील करना था इंजीनियर्स के साथ, था मैं फाइनेंस का, तो वो चेक कर रहे थे कि ये कितने अच्छे से कम्युनिकेट। तो इसीलिए जो मैं आपको छोटी छोटी बातें लिखवाता हूँ ना, ये इसीलिए लिखवाता हूँ कल आपको तुम भी किसी ऐसे इंटरव्यू में जाओ, ऐसी पोजीशन में जाओ, तो आम आदमी को समझाने के लिए ये लाइनें तुम्हारे दिमाग में होंगी। सही है सर। तो इम्पेयरमेंट क्या होती है? एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी। ऑनलाइन वाले बच्चों ऐसा ही आप हमारे साथ हैं। चले सर अब आता है मेरे स्टैंडर्ड में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सर याद रखें ये टॉपिक वो है जिसमें पिछली अटेम्प्ट में एक चेंज आया, मतलब ICAP कभी कभी सिलेबस में नई चीज़ ऐड करता है। इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट आया रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, और वो अभी तक पिछले अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है इस दफ़ा के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। मैं आपको अब देखें बेसिकली अब तक जो चल रहा था ना वो आपका PRC का जो था उसको रिवाइज कॉन्सेप्ट को सही कर रहा था। अब यहाँ से हमारा असल मानों में FAR 1 शुरू हो रहा है। ये पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब जितने भी ऐसे वो तकरीबन मैं पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सर हर टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा अब तक क्या चीज़ें टेस्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि जो चीज़ें टेस्ट नहीं पहले आएगी उनके ऊपर फोकस करेगा। तो आए सर इम्पेयरमेंट पे आते हैं हम, और इसमें जो बातें हम पढ़ने वाले हैं उनको लिख लेते हैं। स्कोप सर कुल मिला के हम इस स्टैंडर्ड में कितनी बातें पढ़ेंगे? 5। सर क्या कोई छठी बात पढ़ी जाएगी? नहीं सर, कोई भी छठी बात पढ़ी हम इस स्टैंडर्ड में स्कोप, डेफिनेशन, इंडिकेटर्स, रिवर्सल, मैं ये कॉपी करने फिर आगे बढ़ कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है, क्यों है, कैसा है। इसका सर IAS नंबर कौन सा है? इसका IAS है 36, IAS 36। सर इसका टेस्टिंग लेवल क्या है? इसका टेस्टिंग लेवल है 1। याद है कितने नंबर का सवाल पूछेगा? 8। हमने कहा लेस देन इक्वल टू 8 मार्क्स के। सर ICAP पूछता है नहीं, इतना नहीं पूछ रहा इसको। सही है, मतलब आप समझे हर 3 अटेम्प्ट में से एक दफा आ रहा है। प्रोफिशिएंसी लेवल 2, मतलब आपको इसमें क्या बन के आना है? चीता। सर ये कुल मिला के कितनी बात हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेरा बच्चा? 5। क्या कोई छठी बात होगी? नहीं। अब एक सवाल सर, सबकी तवज्जो इधर नौजवानों। सर क्या ये डेप्रिसिएशन जैसे हर साल करते हैं ना, क्या ये भी हर साल करेंगे? नहीं, ये हर साल स्टैंडर्ड ने कहा इम्पेयरमेंट हर साल की एक्सरसाइज नहीं। इसके लिए आपको क्या देखना है? इंडिकेटर्स को देखना है। किसको देखना है? इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? क्या होता है इंडिकेटर्स? एक तो गाड़ी का इंडिकेटर होता है, लेकिन उसका मतलब भी वही होता है जो यहाँ पर है, इशारा, है ना भाई? आपको इशारे मिलेंगे, है ना सर? जिंदगी में तो बहुत मिलते होंगे आपको इशारे, है ना? आपको इशारे मिलेंगे, उन इशारों पे आपको चलना। इशारे पे एक शेर याद है, सुनाओ। मेरे नाम को तेरे नाम का सहारा चाहिए, मेरे नाम को तेरे नाम का सहारा चाहिए,
इतना ही काफ़ी है या कोई और इशारा चाहिए? तो सर इशारे ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। वो अलग बात है, कभी आप इशारों को सच में नहीं पकड़ पाते, कभी आप पकड़ना नहीं चाहते हैं ना सर, लेकिन इशारे ज़िंदगी में आपको मिलते हैं। तो इसी तरीके से आपको इशारे मिलते रहते हैं। एसिड खुद भी इशारा देता है, हालात भी इशारे देते हैं कि भैया इम्पेयरमेंट का वक्त हुआ जाता है, उस टाइम पे आपको इम्पेयरमेंट करनी होती है, उसकी टेस्टिंग, वरना इम्पेयरमेंट हर साल नहीं होती। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल दूंगा और फिर हम नमाज का ब्रेक लेंगे। कोविड, कोरोना वायरस, ये एक इशारा था दुनिया भर में कंपनीज के लिए, जो तुम्हारे पास एसेट्स हैं वो क्या हो गए, इम्पेयर हो गए। क्यों इशारा था? क्योंकि सर इम्पेयरमेंट में मिला इस्तेमाल के बेनिफिट। कोरोना जब आया था तो हर चीज़ बैठ गई थी, है ना सर। तब लोगों को पता ही नहीं था कि अब एसिड पता नहीं इस्तेमाल कब होंगे, क्या होंगे। सब ने दिमाग में क्या बोला, पता नहीं यार अब एसिड इस्तेमाल होगा या, तो वो इशारा क्या मिला कि हो सकता है एसिड क्या हो गया हो, इम्पेयर। बाज़ मर्तबा याद रखना एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपको इशारा मिलता नहीं मिलता, लेकिन आप इशारा समझ लेते हो, और इशारा जो आप समझ रहे होते हो कभी कभी वो इशारा। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, और वो हमेशा मैं सबको, ख़ासतौर पे ख़वातीन को अपनी बहनें समझ के एक मशवरा भी देता हूँ। वो बड़ा है कि ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स से ना बड़ा क्लोज भी होता हूँ ना, कभी कभी उनके अम्मा अब्बा से भी बातें होती हैं। पिछले दिनों एक लड़का आया मेरे पास, रो रहा है। मैंने कहा क्यों? बोलते सर उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा मुझे बता कहानी क्या थी पूरी? उसका कहानी क्या थी, मैं आपको पूरी कहानी अब बताता हूँ। कहानी ये थी, FAR 2 की क्लास में थे दोनों, FAR 2 की क्लास में दोनों थे। भाई ने कभी ज़िंदगी में, नहीं वैसा नहीं, उसने ज़िंदगी में बात, लेकिन वैसे मतलब सी वाली किसी लड़की से बात नहीं की थी, उससे पहले तो बहुत की थी। बोलता है सर मुझे ना कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई थी, मतलब समझ में आपकी तो आ गई थी, लेकिन मुझे कोई चाहिए था कि मतलब मैंने ना कुछ मोटिवेशन वगैरह के लिए, कि जिसके साथ वही जो नहीं कहता कि हमेशा तो आप। उसने कहा सर हुआ ये कि एक खातून मिल गई मुझे, और मुझे अच्छी भी लगती थी। अब आप सोचें लड़के की, आप दिमाग देखें, अब उसको लड़की को अप्रोच करना था। उसने सबसे पहले ऊपर मस्जिद में जाके 2 रकात नफिल सलाते हाजात पढ़े कि इसका नंबर मिल जाए। सही है। अब उसने सलाते हाजात पढ़ के नंबर की बात की, और उसको नंबर, और लड़की ने सिर्फ इसलिए दिया कि यार चलो इसको कुछ, उसने, अच्छा लड़के होते भी बहुत तेज हैं, उसको समझ में, लड़कों को सब आता है। बाज़ मरतबा आपसे वो टॉपिक पर, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप से, लेकिन ख़वातीन और मर्द हज़रात के ग्रुप अलग अलग होते थे। तो सर अब आप सोचें कि भैया ये लड़कों को आता सब है, कभी कभी आपसे जानबूझ के एक टॉपिक समझते हैं, समझा हुआ टॉपिक वापस भी समझते। तो खैर उसने भी जो है ना कहा कि सर मैंने ना उसे इसी तरीके से, मैंने कहा आप मेरी पढ़ाई में हेल्प कर दें। अच्छा कभी भी उन्होंने साथ बैठ के समझा नहीं, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह पे हेल्प की। अब हुआ ये कि वो FAR 2, अच्छा उस टाइम में दोनों का FAR 2 पास, FAR 1 तो पहले ही निकला हुआ था। लड़के का FAR 2 पास हुआ, FAR 1 उसका पास हुआ, मुझसे पढ़ के पास हुआ था। तो वैसे ही मुझसे दोनों पेपर पढ़ के पास हुए, तो मुरीद समझता है। उसके अलावा उसका कोई भी पेपर आज तक कैफ का पास नहीं है। आइए एक वो पास हुआ था, वो क्या हो गया, और ये बात भी 3 साल पुरानी है। अब 3 साल तक वो लड़की से ना पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प मांगे, और लड़की उसको जवाब दे, लड़की उसको जवाब दे। बस भाई ये सवाल है, ये मसला है, लड़की उसको जवाब दे दे। अब वो MFA की भी हेल्प मांग रहा है, कॉस्टिंग की भी मांग रहा है, टैक्स की भी मांग रहा है, सब ना, और लड़की उसको जवाब दे दे। 3 साल तक ऐसा हुआ, और लड़की पहुंच गई फर्म। उसकी माशाल्लाह एक ही अटैम्प्ट हो गया, उसने FFR पढ़ा, उसका वो पास माशाल्लाह हो गया, सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं पता था। फिर वो जब मेरे पास आए तो उसने मुझे पूरी कहानी, तो 3 साल से मुझसे बात कर रही थी, और मैंने इसको जो है ना, इसके घर पे जब उसने, लड़का सीरियस हो गया, लड़के ने बहन से फ़ोन करवा के रिश्ता भेजने की बात कर दी। लड़की ने उसकी बहन को भी सुनाया, उसका नंबर ब्लॉक किया, फेसबुक से अनफ्रेंड किया। अब उसने मुझे आके बोला कि सर ये देखिए मेरे साथ उसने ये किया, धोखा किया। मैंने कहा ओ, मैंने कहा तुझे आज तक, मुझे लगा 3 साल में उसने खुद से कब मैसेज किया? बोलते सर एक दफ़ा रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट पूछा था, बाकी हमेशा
जवान ने उसको मैसेज किया है और उसने सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड बात का जवाब दिया है। तो मेरी बहनों, आप कभी कभी इनकी मदद करती हो, लेकिन वो धूम फिल्म में देखे वो अली के दिमाग में आ जाता है। इनके दिमाग में बहुत सारी पिक्चरें बन चुकी होती हैं, तो खुदारा ये बातें भी इनकी, ये हेल्प भी। तब आप सोचे वो रो रहा है भाई, 3 मतलब हिचकियों से रो रहा है, तो मैंने कहा भाई देख, साफ सी बात है, उसकी तरफ से उसने तुझे कभी कुछ था ही नहीं, ये तो तेरी अपनी उम्मीदें थी जो खत्म हुई है। सही है। तो सर कभी कभी तो तभी कहते हैं भाई, मैं हमेशा कहता हूँ सीए में आपका एक बड़ी होना चाहिए जिससे आप मोटिवेशन लें, होना चाहिए जो आपको सही सही फ़ोन पे बताए कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया, तूने पढ़ा या, लेकिन ये बड़ी अपने जेंडर में हो। मसला ये अवाम को ये बड़ी कहाँ दिखता है, दूसरे जेंडर में। यकीन मानो तब पढ़ाई के अलावा बातें हो जाती है, पढ़ाई की बातें नहीं होती। तो चलें सर, इशारा स्टैंडर्ड भी देगा। मैं वही कह रहा था, उस लड़की ने कभी उस लड़के को इशारा, उससे गलती ये हुई कि उस बेचारी ने नंबर शेयर कर दिया और वो 3 साल तक, मतलब उसने मुझे ऑडियो सुनाया और 3.5 मिनट का उस बेचारी को उसने बर्थडे विश किया था। वो ऑडियो मैंने सुना था, मतलब किसी की जिम्मेदारी थी। अच्छा, मैंने सिर्फ ये बात आपको, मैंने किसी का नाम मिलना, आप लोग उस तक पहुंच पाएंगे क्योंकि वो लड़का भी अभी बहुत आगे, मतलब उसकी आर्टिकल्स भी शुरू हो गई बीकॉम बेस पे, लेकिन उसको अभी भी वो कैफ कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि भाई खुदारा इस किस्म किसी की हेल्प नहीं किया करें, अगले की उम्मीदें बन जाती हैं। चले सर इम्पेयरमेंट पे हम हैंड आउट आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। चलिए सर, स्कोप क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्कोप क्या होता है। ये किस किस पे अप्लाई होगा, ये किस किस के ऊपर इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। तो इधर देख लेना ये किस पे अप्लाई होगा। ये एप्लीकेबल होगा टू IAS 16 जो हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, और प्लस IAS 38 इंटेंजिबल्स। सर ये इंटेंजिबल्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जिनको हम देख और छू, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, आपके मोबाइल में जो एंड्रॉइड है, जो आपके मोबाइल में iOS है, उसको आप देख और छू नहीं सकते, ये हमने कहा हो गया। अच्छा सर, और उसके अलावा ये अप्लाई होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल। किस पे अप्लाई होगा सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको ये भी हमारे सिलेबस में, हमारा अगला टॉपिक यही होगा इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी जो मैंने इस पर्पस के लिए ली है कि मैं उसको फ्यूचर में वैल्यू बढ़ने पे बेच दूंगा। सही है सर? या मैं उससे रेंट ही खाता रहूंगा, खास इस पर्पस के लिए मैंने ली है, उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो उसका जो कॉस्ट मॉडल है उसके ऊपर अप्लाई होगा। सर इन 3 के अलावा ये कहीं भी अप्लाई नहीं होगा आपके लेवल में, आपके सिलेबस में। क्या हम क्लियर हैं सर? तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल, IAS 38 इंटेंजिबल, IAS 16 PPE। बचपन में PRC में इन्वेंट्री पढ़ा है? इन्वेंट्री इंपेयर होती है? एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। होती है, लेकिन उसको ये कवर नहीं करता। कौन कवर करता है? IAS 2 इन्वेंट्री, है ना सर? IAS भाई इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा है ना, किसमें मेजर होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो वो भी इंपेयर हो रही है, वैल्यू में उसकी भी कमी आती है ना, लेकिन उसको डील कौन करता है? IAS 2 ना कि IAS 36। तो सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं मेरा बच्चा?
पक्की बात है? चलें सर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हुए 1 मिनट रुकिएगा, मैं इनसे हैंड आउट की अपडेट लेकर आऊं। यार अपना हैंड आउट का पूछा बेटा? हीरो हैंड आउट का तो पूछ ले ऊपर। यार ये निमरा को बोल सर आसान कहना, हैंड आउट क्यों नहीं है अभी तक? चले सर अब आगे आएंगे। इंपेयरमेंट होती कब है सर? इंपेयरमेंट होती है, इंपेयरमेंट होती कब है? इंपेयरमेंट होती है, सुनिएगा, डेफिनेशंस पे तो हम बाद में आएंगे। हमने कहा इंपेयरमेंट होती है जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। और सर ये रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज है? सर ये रिकवरेबल अमाउंट है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। सर रिकवरेबल अमाउंट हायर है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। सर हमने कहा अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से और वो हायर है किससे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अगर ये होगा, अब वही इसी की एग्जांपल ताकि आपके दिमाग में ताजी है। 50,000 का सर साजिद की बुक में है और हमने कहा इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 40,000। वैल्यू इन यूज कितनी है? तो अब आप मुझे बताएं इसका रिकवरेबल अमाउंट क्या हुआ? 45,000। तो हम सर साजिद को कहेंगे सर आपका एसेट जो आपको 50 का नजर आ रहा है एक्चुअल में ये कितने के बेनिफिट देगा? 45 के। तो आप इसको 5,000 से क्या कर दें? इंपेयर कर दें। इंपेयरमेंट हमारा बताओ लॉस होगा क्या होगा? लॉस होगा। सही है सर। तब हमने कहा सर सुनना, अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि जब भी सवाल आपके पास आएगा, सही है सर, इन प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल है बेटा नहीं बड़ा सर, जब भी सवाल मेरा बच्चा आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है ये अब मैं आपको मेरा बच्चा बताने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सवाल आएगा ना इंपेयरमेंट का तो आपने 3 चीजों की तलाश में निकल जाना है। कितनी चीजों की तलाश में? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस, अब मैं आऊंगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और हमने कहा इसमें 2 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं। एक चीज है फेयर वैल्यू, दूसरी चीज क्या है? कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में हमने कहा 2 चीजें हैं, एक है फेयर वैल्यू और दूसरी चीज क्या है? कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू के बारे में देख लें सर। कब से वो कह रहे 30 पेज है, 30 सेट बनाने हैं, 20 पेज दिया कब तक लगाया कब ये काम पे? अभी लगाया बस 5 मिनट पहले, कह रहा 10 मिनट के अंदर आपको करके देता हूं। पहले क्यों नहीं बोला? सर अमीज का लगा हुआ था ना इसलिए। यासीन भाई नहीं आए थे? नहीं यासीन आपको कितनी देर हो गई? अभी तक नहीं है। नहीं ना, ये तो बात है। चले सर, फेयर वैल्यू में हमारे पास क्या होता है? सबकी तवज्जो इधर नौजवानों। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सबकी तवज्जो। कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इसके बाद हमने कहा सर इसमें सबसे पहले आती है बाइंडिंग। ये तो मैं बेशक कॉपी ना करो, कोई मसला नहीं, लिखा हुआ हैंड आउट में। सेल एग्रीमेंट की वैल्यू। फेयर वैल्यू में सबसे पहले क्या आता है? बाइंडिंग, और दूसरे नंबर पे आता है मार्केट। अब इधर सुन लेना सर,
फेयर वैल्यू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, आपका किसी के साथ पहले ही बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया है और अब आप उससे मुकर नहीं सकते, है ना सर। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हमारा मुल्क और हमारे मुल्क की एक अजीम एयरलाइन PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल, अब सर जो PIA है ना, गरीब एयरलाइन है, अनफॉर्चुनेटली हम गरीब एयरलाइन है। हम नए जहाज़ नहीं खरीदते, नए जहाज़ तो खरीदती है एमिरेट्स, नए जहाज़ खरीदती है कतर एयरवेज। जैसे ही एमिरेट्स और कतर एयरवेज नया जहाज़ खरीदती है ना, तो हमारे यहाँ से एक PIA का हाई ऑफिशियल बंदा जाता है उनके पास, और एयरलाइन में बड़ा एक नया जहाज़ खरीदने से बिग थिंग यार, मतलब सही है। तो वो जाता है और मिठाई देता है, सर मुबारक हो आपने नया जहाज़ खरीदा। अच्छा सर एक काम करते हैं, आज आप हमसे वादा कर लें, आप तो 5 साल बाद जहाज़ बदल दें, तो जब 5 साल बाद ये जो नया जहाज़ खरीदा ये बदलेंगे ना, ये हमें बेचिएगा। आज जाके PIA का कोई सीनियर ऑफिशियल जाता है, दुनिया भर की वो एयरलाइन जिनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, उनको कहता है सर नया जहाज़ आप जब भी बेचेंगे हम है ना, आप हमें देंगे। तो वो एग्रीमेंट अगर हमसे कर लेता है, सपोज करो एमिरेट्स ने कहा सही है, हम आपसे X 5 साल बाद इसने कहा कि हमारे हिसाब से इस जहाज़ की मार्केट वैल्यू होगी, सपोज करो डॉलर में उसने कहा 2 मिलियन, सही है। PIA ने कहा सर डील डन करें, 5 साल बाद 2.2 मिलियन डॉलर में आप ये जहाज़ हमें बेच देना। PIA ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि PIA कह रहे हैं देखो नया जहाज़ तो हम खरीद नहीं सकते और पुराने जहाज़ अच्छी हालत में मिलते कम है। एमिरेट्स के साथ हमारे ताल्लुकात हैं या कतर एयरवेज या जितने भी ये अरेबिक हैं, हमने उनसे जाके आज ताकि हमें ये फिक्स हो जाए कि हम को एक जहाज़ मिल जाएगा। अब वो जो एमिरेट्स है उसके लिए फेयर वैल्यू क्या हो गई अपने जहाज़ की? 2.2 मिलियन। कभी यूं होता है कि अमाउंट फिक्स कर लेते हैं हम, कभी यूं होता है कि हम कहते हैं सर मार्केट वैल्यू जो भी होगी ना उसका 10% ऊपर, जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसका 10% ऊपर देके हम आपसे जहाज खरीद लेंगे। तो अब आप एमिरेट्स जब भी अपने एसेट की फेयर वैल्यू निकालेगा इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए, वो बोलेगा अच्छा भाई मार्केट में सपोज करो 3 मिलियन डॉलर इसकी वैल्यू चल रही है, तो इसका 10% ये मुझे देगा PIA, कितना हो जाएगा? 3.3 मिलियन। तो वो अपने एसेट की फेयर वैल्यू 3 मिलियन जो कि मार्केट वैल्यू, उसको कंसिडर क्या कंसिडर करेगा? सही है। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू में किसको देखना है मुझे? हमने कहा बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की वैल्यू को, वो वैल्यू जो कि मुझे मतलब मैं बाइंड हो चुका हूं, है ना जी। होता है ना, अब तो नहीं होता, किसी अपने बचपन में माँ बाप का ही निकाह कर देते हैं या माँ बाप कोई बात कर लेते हैं ना, फिर क्या हो जाते हैं आप बाइंड। फिर आज ही नस्ल तो वो बाइंड नहीं होती है, लेकिन एक एग्जाम्पल है। तो सर इसी तरीके से एमिरेट्स से बाइंड हो गया है, प्रॉपर PIA जाके लीगल एग्रीमेंट करके आता है। क्या एमिरेट्स अगर मुकरेगा ना तो PIA केस करेगा। तो सर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? और अगर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होता है? मार्केट वैल्यू। क्या हम यहां तक क्लियर है? अब आओ यहां पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। सर मार्केट वैल्यू की जब हमने बात की तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है फोर्स्ड, अभी कॉपी नहीं करना ये चीज, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। अब व्हाट डू वी मीन बाय फोर्स्ड सेल्स वैल्यू? क्या होती है भाई ये? हाँ जी शायद सही कह रहे, तुक्का लगा। जबरदस्ती बेचे जाने का मतलब कोई गन पॉइंट पे, हाँ भाई ऐसे इतने में देगा, है ना। नहीं पाकिस्तानी ड्रामा में होता है गन पॉइंट पे, हाँ भाई तुम मुझसे शादी करो मार दूंगा, नहीं तो समझ रहे, तुम्हें मार दूंगा तो खुद को, ये वाला सीन। हाँ ऐसा ही हाँ कह रहा है सर, जबरदस्ती गन पॉइंट पे, मतलब आपसे मोबाइल स्नेचर लूटने आया, उसने कहा देख मैं शरीफ आदमी हूँ, निकाल मोबाइल 2000 रुपये मुझे बेच। सही है। इससे भी एक बात याद आ गई, सुनाई थी मैंने मनीष की कहानी। एक मनीष मेरा स्टूडेंट था ना, जिस जमाने में हमारी रिफ्रेशर की क्लासें होती थी। एक दिन मनीष आया, सुबह रिफ्रेशर लगता था मैं FAR 2 का, जब ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था।
एक दिन मनीष आया सुबह सुबह और पीछे बैठ के हंसे जा रहे हैं। हाँ मनीष खैरियत तो है, हंस रहा है। पर सर आप पता है भी क्या बोला सर, मैं बस से उतरा और मैं बस से उतरा, बैग था मेरे पास और जो है ना मुझे वो आ गए छीनने। जैसे मैंने बैग में हाथ डाला और उनको दे दिया और मैं समझा लुट गया। मैं क्लास में आ गया, क्लास में आकर देखा है तो मोबाइल तो बैग में, तो पता चला मैंने उनको कैलकुलेटर दे दिया और वो लेकर भी नहीं होंगे बेचारे, उनका भी डर लग रहा होगा कि तुझे। तो बोला सर ये तो बेसिकली तो यार ज़बरदस्ती। चले सर मैं आपको बताता हूँ भाई, ज़बरदस्ती सेल्स की कहानी ये होती है, मुझे आज ही बेचना है, खुदा ना खास्ता किसी को कोई मजबूरी आ जाए, उसको अगले को कल एक पेमेंट देनी है। अब उसने कहा यार मेरे पास खड़ी हुई है, सपोज करो नई ऑल्टो, उसने कहा यार नई ऑल्टो खड़ी हुई है, इसकी मार्केट वैल्यू अभी सपोज करो, मतलब थोड़ी सी चलाई है मैंने, 20-22 लाख में जानी चाहिए। इसने मुझे जो भी है ना आज ही पता। उसने कहा भाई 22 लाख रुपए तो इसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन मैं कैश पे 19 लाख में दे दूंगा आज, लेकिन कैश चाहिए। तो अगर आप आज उसको 19 लाख की ऑफर दे देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेता है, जो ये 19 लाख है ये क्या है? फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। आप लोग माशाल्लाह बड़े लकी हैं, आप लोगों ने शायद उन हालात को होश आवास में इतना नहीं देखा है जो हमने देखा है 2008 से लेकर 2013 तक के जो कराची के हालात थे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। सर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था कराची के अंदर, खैर अब तो मतलब वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, तो आप यकीन माने सर फर्ग्यूसन PwC के पार्टनर्स को पर्चियाँ आती थी डिफरेंट बड़े बड़े लोगों के, भैया तुम इतना कमा रहे हो इतने पैसे दो। तो जाहिर सी बात है बंदा क्या करता था, रातों रात 2-3 दिन में फैमिली को लेकर गायब, मतलब पाकिस्तान से बाहर। तो वो क्या करता था बेचारा, उस हालत में जो एसेट्स होते थे, जो कैश लगता था देकर टाटा बाय बाय। तो क्या हम इस बात से क्लियर हैं? फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, तो हमने कहा डू नॉट कंसिडर, इसको हमें कंसिडर फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। क्या मेरा बच्चा मैं यहां तक क्लियर हूं तो कह दें CC ऑनलाइन वाले बच्चों, आसान है सर। फोर्स्ड सेल्स वैल्यू की आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है ना जी। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट वैल्यू। फोर्स्ड सेल्स वैल्यू कंसिडर, ICAP कभी कभी शरारत करता है, मार्केट वैल्यू भी देता है, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू भी देता है, तो हमें किसको कंसिडर करना है? चलें सर अब आते हैं इधर, ये चीजें कॉस्ट टू सेल। अब ये एक बड़ा ग्रे एरिया है, इसमें ICAP ने एक वर्ड यूज किया जो कि IAS 16 ने यूज नहीं किया। वो कौन सा वर्ड है? मैं कहता हूँ ना IAS 16 में एक वर्ड नहीं है, यहाँ पर है, वो कौन सा है बाबा? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में इंक्रीमेंटल, इसने सबसे पहले कहा इंक्रीमेंटल कॉस्ट नेसेसरी टू सेल। इसने कहा भैया यहां पर वो कॉस्ट आएगी जो कि इंक्रीमेंटल हो, इजाफी हो और बेचने के लिए जरूरी हो। सही है सर, इंक्रीमेंटल कॉस्ट नेसेसरी टू सेल। अब सुनना आप सबकी तवज्जो, कॉपी नहीं, कॉन्सेप्ट बनेगा फिर बढ़ेंगे आगे। सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट से क्या मतलब है आपका, अभी समझाता हूं। इजाफी हो। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में वकील बहुत तेज हैं, वकील बहुत तेज हैं, दुनिया भर में ही तेज हैं, पाकिस्तानी वकील भी बहुत तेज हैं। हर लिस्टेड कंपनी के पास एक रिक्वायरमेंट है कि उनको एक वकील अपना रखना है रिटेनर पे। आपको पता है रिटेनर क्या होता है? किसी को आइडिया व्हाट इज यूर रिटेनर? हाँ, आपके पास हर वक्त एक वकील रिटेनरशिप पे होना चाहिए। तो वकीलों ने रखा हुआ है कि भैया हर साल हर लिस्टेड कंपनी को एक वकील जो कि होगा एडवोकेट हाई कोर्ट, वो हर कंपनी को एंगेज करना है चाहे काम हो या। तो एक कंपनी है हमारी, हमने कहा
उसमें हमने 10,000 रुपये में एक वकील रखा हुआ है, हर महीने उसको 10,000 रुपये देते हैं। काम होता है तो काम देते हैं, वरना 10,000 रुपये तो देने ही। अब हम एक एसिड बेचने के लिए निकले, क्या कर ले? हमने कहा जब एसिड बेच रहे हैं तो उसके लिए, बेचने के लिए सेल्स एग्रीमेंट भी बनाना पड़ेगा। वकील को हम 10,000 दे रहे हैं, हमने वकील को कहा भाई देख तुझे पैसे तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, तू हमें इस महीने एग्रीमेंट बना दे, हम अपनी एक मशीन बेचना चाहते हैं। वकील ने कहा सही है सर, बना देता हूँ। अब वकील ने बना दिया एग्रीमेंट, आपसे कोई भी इजाफी रुपए, तो मुझे बताएं क्या वो कॉस्ट इंक्रीमेंटल है? नहीं। अगर वो इंक्रीमेंटल नहीं है तो क्या वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में आएगी? नहीं। सपोज करें मैं अपना एसेट अगर 50,000 का बेच रहा था और वकील की जो है लॉयर ने कहा कि भैया 10,000 रुपये में उसको पे करना है एग्रीमेंट के, तो मैं यहाँ पर इसको माइनस नहीं करूंगा, मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी? 50,000, क्योंकि वकील की कॉस्ट क्या है? इंक्रीमेंटल नहीं है। सही है सर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बड़े गौर से सुनना। सर वकील 10,000 रुपये में उसको देता था, मैंने वकील को कहा भाई सेल्स एग्रीमेंट मेरा बना दे। वकील ने कहा सर बिल्कुल बनाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? 5,000 रुपये इस महीने और लूंगा, टोटल आप मुझे कितना देंगे? अब मुझे बताओ, अगर 50,000 का एसेट था तो यहां से मैं अभी भी 0 माइनस करूंगा, 5,000 या 15,000? 5,000, क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है? 5,000। इंक्रीमेंटल कॉस्ट 5,000 से हमने कहा ज्यादा नहीं है। सही है सर। दूसरे केस में अगर वकील मेरे पास रिटेनर पे था ही नहीं, सपोज करो, और वो मुझसे 10,000 ले रहा है, तो मैं यहां से कितना माइनस करूंगा? तो इंक्रीमेंटल का मतलब समझ में आया? देखो IAS 16 कहता है इंक्रीमेंटल नहीं चाहिए, ये क्या कहता है? कॉस्ट टू सेल में इंक्रीमेंटल। तो हमने कहा एक तो हम आ जाते हैं लीगल कॉस्ट, इसकी एग्जांपल पे, इफ एडिशनल। ठीक है सर। फिर और आगे बढ़ूंगा, सबकी तवज्जो इधर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबकी तवज्जो इधर। सर हमारी कंपनी की एक पॉलिसी और कंपनियों में होती है, जब भी कोई नया एसेट बेचेंगे, जब भी कोई नया एसेट बेचेंगे, टेंडर के थ्रू बेचेंगे। किसके थ्रू बेचेंगे? टेंडर क्या होता है? पब्लिक, आप इश्तिहार देते हैं अखबार में कि भैया हम अपना एसेट बेचना चाहते हैं, आए लोग बिड लगाएं, हाईएस्ट बिडर को एसेट मिल जाएगा। अब वो जब मैं अखबार में इश्तिहार लगा रहा हूं, क्या वो कॉस्ट जिसको हम कह सकते हैं टेंडर कॉस्ट या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट? सर आप मुझे बताएं, क्या ये इसकी एग्जांपल में तो हमने लिख दिया, हो सकता है ना भी हो, ये इंक्रीमेंटल है या नहीं है? टेंडर कॉस्ट इंक्रीमेंटल है? कितने लोग कह रहे हैं इंक्रीमेंटल है? कितने लोग कह रहे हैं सर इंक्रीमेंटल नहीं है? इंक्रीमेंटल है। एसेट नहीं बेचता तो क्या मैं ये देखा था कि इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? कि ये कॉस्ट आ रही है अगर आप एसेट बेचते हो, अगर आप एसेट नहीं बेचोगे तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। इंक्रीमेंटल को लिख भी लो अपने पास उर्दू में, ये कॉस्ट आ रही है अगर आप एसेट बेचते हो, अगर आप एसेट नहीं बेचोगे तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। ये कॉस्ट आ रही है अगर आप एसेट बेचते हो, अगर आप एसेट नहीं बेच रहे तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। क्या हम क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों तो लिख दें सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है सर? क्रिस्टल क्लियर। चलें सर अब आ जाए, मैं एसिड बेच रहा हूं अपना, सामने वाली पार्टी से मेरा सौदा हो गया, सब कुछ हो गया, मैं एसी बेच रहा हूँ। मैंने एसी वाले भाई बंदे को बुलाया, उसको मैंने कहा यार मार्केट में इसके 40,000 से ज़्यादा कहीं लग नहीं रहे थे। एक बंदा आया, उसको मैंने 45,000 में डन कर दी डील। मैंने कहा 45,000 सही है।
और उस बंदे ने कहा लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? उसने कहा यार मैं रहता हूँ बफर जोन में, ये AC आप मेरे घर पे डिलीवर करवाओगे? मैंने रक्षा वाले को पकड़ा, रक्षा वाले ने कहा सर कितने, यहाँ से बफर जोन का रक्षा वाला कितना लेगा आजकल? 400 500 कितना? हमने कहा 400 लगा लेते हैं। सही है, 400 रुपये अगर बफर जोन वाला ले रहा है, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी कॉस्ट, तो क्या वो कॉस्ट टू सेल में आएगी? आएगी। यस सर, हमने कहा डिलीवरी कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चले सर और आगे आता हूं। मेरा एसेट पुराना हो गया था, अब मैंने कहा मैं उसको बेचता हूं और उसकी जगह नया एसेट लेता हूं। अब मेरा जो वर्कर था उसकी आदत थी पुराने एसेट पे काम करने की, अब मैं उसको नए एसेट पे काम करवा रहा हूं। तो सर ये जो मैं उसको नए एसेट पे काम करवा रहा हूं उसके लिए उसको पहले ट्रेनिंग दूंगा, तो क्या ट्रेनिंग कॉस्ट टू सेल में आएगी? भाई हमने कहा एसेट बेचा तभी तो नया एसेट आया, नया एसेट आया उसके लिए तो जरूरी था, तो बताए क्या ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी? कितने लोग कह रहे हैं आएगी? कितने लोग कह रहे हैं नहीं आएगी? सही जवाब है नहीं आएगी, क्योंकि सर ये एसेट को बेचने के लिए जरूरी नहीं थी, बेचने के बाद की कॉस्ट है। ऐसा ही है। अब आ जाए सर एक और चीज, बड़े गौर से सुनिएगा, एक आखिरी पॉइंट पे आता हूं मैं कि सर एक होता है कि एसेट ऑटोमेटिकली आपने कहा उसकी लाइफ खत्म हुई, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी आपको बिल्डिंगें नज़र आती हैं या प्लांट नज़र आते हैं, जो कंपनियां, हमारे मुल्क में तो कोई लॉ ही नहीं ना डिसमेंटलिंग का कि आप डिसमेंटल करें, ये वो कंपनियां लगा के चली जाती हैं। सही है, आप अगर थोड़ा बलूचिस्तान की तरफ जाएंगे ना तो बहुत सारे एरिया में आप देखेंगे वो मशीनें लगी हुई हैं और कोई सब गायब है, क्योंकि बाज़ मरतबा लोग आते हैं वहाँ पर 5-5 6-6 साल तक अपनी जो है माइनिंग करते हैं, चीज़ें निकालते हैं, उसके बाद कमा लेते हैं, बोलते हैं मशीन को उखाड़ के ले जाने में तकलीफ़ ज़्यादा होगी, पैसे भी लगेंगे, मशीन भी इतनी काम की नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाज़ मरतबा आपने एक प्लांट लगा लिया, उसको आपने इंस्टॉल भी कर लिया, आपने कहा अगर ये प्लांट की लाइफ 20 साल है, 20 साल अगर ये प्लांट चलता है ना तो उसके बाद इसको मुझे डिसमेंटल करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं दुनिया भर में, देखो मेरा एक प्लांट है ना, हमने प्लांट लगाया हुआ है, 20 साल तक इसकी लाइफ है, 20 साल बाद ये प्लांट ख़त्म, तो उस टाइम पे कंपनियाँ क्या करती हैं, हमारा तो थोड़ा सा हम दूर हैं लेकिन हमारे मुल्क में भी ऐसा होता है, आप अगर कभी किसी साइट पे जाएं, डायनामाइट सुना है ना आपने नाम, डायनामाइट से उड़ा देते हैं, डायनामाइट से उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम आती है। सही बोलते हैं यार, देखो ना 20 साल लाइफ पूरी हो गई ना अब ये किस काम का, तो आप क्या करते हैं डायनामाइट से उड़ा देते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं आती। लेकिन बाज़ मरतबा जब प्लांट 20 साल का था, मुझे पता था 20 साल बाद तो मुझे किसी काम का नहीं डायनामाइट से उड़ाना है, मैंने कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट IAS 16 के हिसाब से एसिड की कॉस्ट में डाली नहीं थी। लेकिन मेरा मूड हुआ 10 साल बाद प्लांट को अब चेंज करना है, नए मॉडल का लाना है। लेकिन जब मैं 10 साल बाद प्लांट को चेंज करके नए मॉडल का प्लांट लेकर आ रहा हूँ, अब मैं उसको डायनामाइट से नहीं उड़ाऊंगा पुराने वाले को, मैं इसको प्यार से क्या करूँगा, डिसमेंटल करूँगा। क्यों प्यार से डिसमेंटल करूँगा? कि सर मैं किसी और को बेचूंगा ना, मैं क्या करूँगा, किसी और को बेचूंगा। आपकी बाइक होती है, आपने कहीं ना कहीं सब ने ये कहीं ना कहीं बॉयज़ ने खास तौर पे एक देखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपको मोहल्लों में नजर आएंगे, अबेंडन बाइकें होती हैं, तो बाइक खड़ी हुई है कोई पता ही नहीं, मिट्टी धूल चल रही होती है, क्यों? क्योंकि वो इस काबिल नहीं होती, चलाने वाला बोलता है चल भाई बाहर में जाए कोई चीज़, सही है। लेकिन अगर क्योंकि उसको पता होता है मैंने इससे सारे बेनिफिट, तो वो बोलते हैं ज़ाया होने दो, अब ये खुद ख़त्म हो, कुछ भी हो, कोई इसका पार्ट ले जाए। लेकिन अगर एक बंदे को सुजुकी मतलब 70 से जाना हो, 125 लेनी हो, उसने जब 70 ली थी उसने कहा था 5 साल बाद 125 लूँगा, 2 साल बाद उसने कहा 125 ले रहा हूँ, तो 70 बेचने से पहले खर्चा करवाएगा, सही हालत में लाएगा ना कि यार कोई भी आए देख के पैसे अच्छे लगाए। तो यही होता है, कंपनी ने प्लांट लगाया, ज़रूरी नहीं हमेशा उसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करे। बोलती है अगर पूरा टाइम यूज़ किया तो हमें डिसमेंटल करने की ज़रूरत नहीं, डायनामाइट से उड़ा देंगे।
और चंद हजार के डायनामाइट आएंगे। लेकिन अगर हमें उसको बीच में हमें उसको खत्म करना है तो हमें उसको इस काबिल हो करना है कि किसी और को बेच सकें, तो वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी करते हैं। तो ऐसा ही केस था, मैं एक कंपनी था, मैंने सोचा था 20 साल बाद प्लांट को उड़ा दूंगा, लेकिन 10 साल बाद मैंने कहा नहीं यार, नए मॉडल का प्लांट चाहिए, पुराने वाला प्लांट किसी को बेच दूंगा। तो मैंने जब प्लांट इंस्टॉल किया था उस टाइम पे मैंने डिसमेंटलिंग कॉस्ट को IAS 16 के हिसाब से कॉस्ट में नहीं डाला था। अब मैं बेचने लगा हूं, मुझे डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी, तो बताओ डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी यहाँ पे? यस सर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगी? तो याद रखें, सवाल में जब भी हमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट गिवन होगी हम अज्यूम करेंगे ये इंक्रीमेंटल है। क्या है? तो सर क्या आपको इंक्रीमेंटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको इंक्रीमेंटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इजाफी कॉस्ट आ रही होती है जी। मेजरली यही है, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, सवाल में आ जाए, पर तकरीबन हमने कवर कर ली। सही है भाई। बेचने में क्या क्या कॉस्ट आती है? लीगल कॉस्ट आती है, इसी तरीके से डिलीवरी कॉस्ट आती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आती है और डिसमेंटलिंग कॉस्ट आती है। तो सर अब तक जो हमने इंपेयरमेंट में पढ़ा है, अभी हमने इसका एक भी सवाल नहीं किया, जो शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू ही सवाल से करेंगे। हमने पढ़ा सर इंपेयरमेंट होती क्या है? एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी। हमने कहा एसेट बेनिफिट कितने तरीकों से दे सकता है? या तो बेचकर, या तो आज की क्लास में हमने कहा कैरिंग अमाउंट तो हमें बड़े अच्छे से निकालने आती है, अभी पिछले सवाल में भी 16 में हमने देखा था, और हमने कहा कैरिंग अमाउंट पीआरसी में भी बचपन में आप पढ़ते रहे हैं। सही है सर। आपने इंटर कॉमर्स किया या आपने पीआरसी भी नहीं किया, इंटर कॉमर्स आपने बेसिक से जो क्लासेस ली उससे। फिर कैरिंग अमाउंट में मसला नहीं, मैंने कहा इंपेयरमेंट का जब भी सवाल आएगा कितनी चीजों को देखना है? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन कैरिंग अमाउंट आपको आती है। फेयर वैल्यू के बारे में हमने कहा इसमें दो चीजें होती हैं। क्या? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट क्या होता है? हमने कहा कि आपने किसी से वादा कर लिया है कि मैं आप ही को अपना एसेट बेचूंगा, इसकी लाइफ खत्म होगी। जैसे एमिरेट्स ने पीआईए से वादा किया है कि मार्केट वैल्यू के 10% में आप ही को बेचूंगा। अब मार्केट वैल्यू से कोई मुझे 20% भी ऊपर लगाएगा उसको नहीं बेचूंगा। तो एमिरेट्स के लिए फेयर वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू प्लस 10%। सही है। अगर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं है, जो यूजुअली नहीं होता, तो फिर किसको देखना है? हाँ, सवाल में आके शरारत कर सकते हैं, हमें फोर्स्ड सेल्स वैल्यू भी दे दे, तो क्या उसको कंसीडर करना है? नहीं सर। फिर आगे बढ़े, कॉस्ट टू सेल में क्या चीज आती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट नेसेसरी टू सेल। एग्जाम्पल लीगल कॉस्ट। इफ इंक्रीमेंटल का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। यहां पर आइए 16 की तरह नहीं कहता इंक्रीमेंटल होनी चाहिए, वो कॉस्ट जो कि इजाफी हो, जैसे कि हमने पढ़ा लीगल कॉस्ट। लीगल कॉस्ट अगर रिटेनर है तो इजाफी नहीं है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहा है, 15,000 मांग रहा है तो इजाफी है 5,000, 10,000 पे रिटेनर पे था। अगर लीगल एडवाइजर था ही नहीं, हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, हमने कहा टेंडर और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। यूजुअली कंपनीज के अंदर पॉलिसी होती है कोई भी एसेट ऐसे नहीं बिकेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इसी तरीके से डिलीवरी कॉस्ट बेचने के लिए जरूरी, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल होती है यूजुअली। सही है सर। सर ये अभी हमने नहीं पढ़ा, नहीं, ये शरारती एरिया है। ये मैं हमेशा कहता हूं स्मार्ट स्टडी पासिंग मार्क्स अप्रोच। इंपेयरमेंट के सवाल में कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको आधे नंबर दिला देंगे। कितने नंबर दिलाएंगे? तो पहले टारगेट किसको करना है, इसके बाद किसकी तरफ आना है? ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे भी। और इंपेयरमेंट इज इजी टॉपिक, सही है, ये हम देखेंगे भी है, और ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं, बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है। वैल्यू इन यूज कैसे निकलती है? इंपेयरमेंट के स्कोप की बात करूं तो किसके ऊपर अप्लाई होता है? IAS 38 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल। इसका हैंड आउट मिलेगा अगली क्लास में। जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, जो रिकॉर्डिंग लेते हैं, वो इस नंबर पे राब्ता करके हैंड आउट ले सकते हैं। सर आज की क्लास
यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह इसकी मज़ीद प्रैक्टिस। लेकिन आखिरी के 10 मिनटों में जो एक बात है और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको शुरू में हमेशा कहा कि एक बात सीए की जर्नी के लिए आपका सीए में एक बड़ी होना चाहिए हमेशा, और जिसके बारे में आपको इतना यकीन हो कि इसका दिमाग बिल्कुल मेरे जैसा है और आपके अपने जेंडर में से हो। सही है? तो अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं कहूँ मेरे भी ऐसे बड़ी थे और वो उन दोस्तों ने मुझे हमेशा, और हाँ वो आपका दोस्त आस्तीन का सांप ना हो, वो आपको बता दे जो पढ़ रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा मॉड्यूल बी उसमें होता था हमारे टाइम पे इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ और FAR 1 उसका पेपर था और मैं सुकून में था। किस में था? मैं सुकून में था कि यार सही क्लासें ले ली, पढ़ लूंगा। मैं हमेशा से एंड में ही पढ़ता था स्कूल के ज़माने से। आखिरी के मेरा फंडा क्लियर था कि आखिरी के 20 दिनों में मेहनत करनी है, बाकी पार्टी करो। तो सीए में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यही रखा। तो मेरी बचपन से आदत थी, तो मैं ये काम करता था, आखिरी के 20 दिन बहुत वैशी पड़ता था। लेकिन ये उस टाइम में पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी, मैंने कहा यार इजी तो है यार, इकोनॉमिक्स क्या है यार, हल्की चीज़ें तो हैं। फिर मैंने कहा यार बिजनेस लॉ तो बहुत अच्छा समझ में आता है, अकाउंटिंग में थोड़ा सा मसला था, वो कर रहे थे। तो मुझे याद है शब बारात थी, 17 अगस्त शब बारात थी, और शब बारात को खैर घर से निकलते थे और घर पे देखे मुनाफिकत नहीं, घर पे बोल के निकलते थे पार्टी करने जा रहे हैं दोस्तों के साथ। इबादत की बात नहीं करता था मैं कहता था यार मैं घर जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, क्योंकि उससे पहले इबादत का नाम करते थे और फटाके फाड़ते थे सही शब बारात में। तो मैंने कहा नहीं, बड़े हो गए, सीए में आ गए, मोहल्ले के दोस्तों को मैंने कहा आओ भाई बैठते हैं चाय वाई पे ज़रा, और नीचे पूरे दोस्तों की गैदरिंग रखी हुई है। मैं 3rd फ्लोर पर रहता था। उन्होंने कहा भाई आ जा, मैं पार्टी के मूड में था। मैंने कहा चलो भाई आज फुल जो है ना बैठेंगे दोस्तों के साथ। एक दोस्त का फ़ोन आया, वही बड़ी, उसने कहा इकोनॉमिक्स का पेपर था। उसने कहा तूने ये वाली चीज़ पढ़ी, ये वाली चीज़ पढ़ी, ये वाली चीज़ पढ़ी? मैंने कहा भाई कोर्स में कब है ये? बोलता है भाई सर, अच्छा मैं सर अकील बहुत अच्छे टीचर थे, है ना कोई अकील इसके? सर अकील से पढ़ा हुआ कोई है ना? सर अकील बहुत अच्छे टीचर थे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा अच्छा समझाते थे। बट मैंने कहा ना उनका था ये कि वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें सिलेबस की छुड़वा हटा नहीं बताते थे। तो सर अकील ने वो चीज़ें कवर नहीं कराई थी। अब आप देखें उस दोस्त ने मुझे ऐसे कोर्स गिनवा दिया, 15-20 चीज़ें जो कि कोर्स में थी। 17 अगस्त को पहला पेपर था, 3 सितंबर को। बोला ये चीज़ें तो है भाई। मैंने कहा भाई कहाँ है? उसने कहा भाई बुक देख इसमें है। अब मेरी हालत टाइट, आप सोचें, एक तो पढ़ाई ना होने की वजह से, दूसरा सोसाइटल प्रेशर, नीचे दोस्त खड़े में 8-10 इंतज़ार कर लो, उनको मैंने बुलाया था, मैं अपने घर के नीचे जमा करता था। अब उसने मुझे फ़ोन पे भाई 15 मिनट जो है ना नीचे दोस्त खड़े हुए, उसने मुझे बोला तूने ये भी नहीं देखा है, तूने ये भी नहीं देखा है, तूने ये भी नहीं देखा है। फिर उसके बाद वो आ गया लॉ में, ये चीज़ तूने देखी है, देख इसका पास पेपर का ये सवाल आया हुआ है। अबे भाई, मैंने नीचे वाले दोस्तों को कहा भाई बहुत सॉरी, मैं नहीं आ सकता। सही थोड़ी गालियाँ दी उन्होंने कि फिर भी, लेकिन मैं आपको बताऊँ उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ऐसा दोस्त होना कितना ज़रूरी है। अगर वो मुझे नहीं जगाता ना उस टाइम में मैं गया, उसने मुझे 17 अगस्त को जगाया। यकीन माने अगले जो 13 दिन थे ना, मैं रात को सोता 3-3:15 बजे, फजर पढ़ता, वो फजर में भी बस अल्लाह माफ़ कर आधी नींद ही होती, बंद आँखों के साथ सोता, और मैं सुबह 9 बजे उठ जाता। घर वाले अगर 9 की बजाय 9:30 उठाते थे ना तो मैं हंगामा कर देता था, मेरा आधा घंटा क्यों जाया किया, पानी डाल देते कुछ भी। तो मैं आखिरी में वो 5-6 घंटे, 5.5-6 घंटे की नींद करता अगले 13 दिन, सिर्फ पढ़ाई करता, क्योंकि पता था पीछे पूरी पार्टी की है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस दोस्त का कि अगर वो मुझे नहीं जगाता ना तो फिर मैं जागता नहीं। और तो मैंने उन 13 दिनों में वो सब चीज़ें कवर कर ली जो पहले कवर, और फिर जब मैंने पेपर दिए मॉड्यूल बी के तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कॉन्फिडेंस था इंशाल्लाह आपको भी आएगा। मैं बाहर निकल के अपने दोस्त को कहता कुछ भी कर ले, IKP पेपर रोक नहीं सकता, कुछ भी कर ले, ये पेपर रुकेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कैफ के पेपर बड़े आराम से माशाल्लाह निकले, क्योंकि पॉइंट वही था कि मैं स्मार्ट स्टडी करता था। इसमें भी ऐसा नहीं कि मैंने
जो उसने बताया सब कर लिया, जो उसने बताया ना मुझे डायरेक्शन मिल गई, मैंने देखा यार क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से एक चीज़ जो हमेशा कहता हूँ, खुदा अपने आप को आज़ाद करो। जो मैं देखता था मेरे दोस्त बड़ा स्ट्रगल करते थे, अंग्रेज़ी का रट्टा मारते थे, अपने अल्फाज में नहीं लिखते थे। सीए अजाब बन जाएगा अगर तुम अंग्रेज़ी का रट्टा मारोगे। अपने अल्फाज में याद, मतलब दिमाग में बिठा लो, एग्जाम्पल्स अपने अल्फाज में लिखना सीख लो। इंग्लिश पे मेहनत कर लो, यकीन मानो सीए इंशाल्लाह बड़े आराम से थ्योरी निकालोगे। इस चीज़ के ऊपर रखो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी का कोई सवाल ना ऑनलाइन वाले बच्चों तो पूछ सकते हैं।